कहाँ तक हुआ था? 5 तक हुआ। 25 तक हुआ तो 25 कराना था। 25 नहीं हुआ था सर, आपने बोला था 25 और 26 कराना है। 25 हो गया था। 25 हो गया था। कहाँ से हो गया सॉरी दीदी हो गया था। 26 करना है। ये रखी है अभी कहाँ? अलग ही दिख रहे हैं दोनों मूवी लेके गए। भाई तो दोनों बोला कि मैं पार्टी करेंगे लोग कर क्या? पार्टी नहीं करने गए तो क्या? लाइव पार्टी का तीन हो गया। हम लोग को बता देते हैं बहुत जल्दी ना। सबसे जल्दी कोई बता दे। हम लोग को क्या? 1:55 मतलब नहीं खत्म हो गई 5:20 पर खत्म हुआ फिर अपन चले तो गए रेस्टोरेंट कहाँ भी है? रेस्टोरेंट भी चल गए थे हां कहाँ भी है? क्या खत्म हुआ तो मस्त बाहर लेके तब हम रेस्टोरेंट ही एक बार खत्म होने की वजह से है। ये क्या मैं स्टूल बैठी तुम लोग ऊपर बैठी बोली मैं बोली ट्यूशन नहीं हूँ बोली बाहर लगा आई थी तो चली श्रेया सोनी मेरे को लगा अभी आई भी थी जब इंदौर से आई थी तब मिलने भी गई लो ले लो बेचारी को कोई पिला के मुझे क्या सही है चाहिए चलो क्वेश्चन नंबर 26 तुम्हारा बर्थडे आज तुम्हारा हो गया तो कौन है बर्थडे किसका बर्थडे है वाला का तुमको याद है क्या किसने हमको चॉकलेट नहीं खिलाई है ठीक है ना किसी ने हमारा ही बर्थडे आने वाला है आने वाला है ना आने दो और संडे को है अरे सुनो तो मंडे को खिलाओगी आने जा ठीक है कुछ लोग अबे याद है बोलो अरे एग्जाम कराइए ना ठीक है अल्लाह कर रहा है एकदम नहीं इसमें हो गया जब इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया था बर्थडे चलो ध्यान दो इधर 5 अक्टूबर 15 सॉरी 15 5 से स्टार्ट है 5 से स्टार्ट किया वैसे में पास है कार है जब बजे 10 अक्टूबर को पार्टी किया 15 ये बताओ स्टार्ट है चलो ध्यान दो इधर अब अपन बात कर रहे हैं कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति कॉल का पैसा कोई सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल में दे देगा या फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे देगा या अलॉटमेंट का पैसा एप्लीकेशन के साथ दे देगा। सर क्या कॉल इन एडवांस का मतलब क्या है? जो आपको बैंक में पैसा मिलने वाला है यानी जैसे एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल है ना होने को कितने भी हो सकते कॉल कितने भी हो सकते सर सिर्फ कॉल का पैसा अलॉटमेंट यानी ये पैसे ऊपर जा सकते हैं ये ऊपर जा सकता है ये ऊपर जा सकता है इसके ऊपर तो कुछ है नहीं ठीक है ना यानी आपको पैसा पहले मिल गया और जब आपको पैसा पहले मिलेगा ध्यान रखना आपको उस पर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर आपको एडवांस मान लो आप मुझे 30 एडवांस दे दो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उस पर आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट आपसे पैसा मैंने पहले लिया ना तो उस पैसे को मैं यूज कर रहा हूँ तो उसका प्रॉफिट आपको फीस के पॉइंट ऑफ व्यू मत लो
अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगी तो अगर आप पैसा पहले दोगे तो आप उससे इंटरेस्ट लोगे। चलो ध्यान दो, मधु लिमिटेड इशू 3000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। कितने शेयर है? 3000 शेयर है, 100 रुपए का एक है। एप्लीकेशन कितना है? ध्यान से पढ़ना, 20 ऑन एप्लीकेशन, 25 ऑन अलॉटमेंट, 30 ऑन फर्स्ट कॉल एंड रेस्ट ऑन सेकंड कॉल। कितना बचा? 25। टोटल हो गया 100। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना डेट का। टोटल करो, 30 प्लस 20 50 हो गया, प्लस 25 75, 100 चाहिए 25। अगली लाइन देखो क्या लिखी है इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग राम हु हैड 300 शेयर, राम जिसके पास 300 शेयर है, पेड द फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी विद द अलॉटमेंट। लिखा है राम जिसके पास कितने शेयर हैं? 300 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा अलॉटमेंट में दे दिया। ध्यान से देखना क्या लिखा है, उस लाइन को लिखोगे कैसे। 300 शेयर का फर्स्ट एंड सेकंड कॉल, ध्यान दो, 300 शेयर फर्स्ट कॉल के, 300 शेयर सेकंड कॉल। इसका फर्स्ट कॉल का पैसा कितना होता है? 30 रुपए के हिसाब से, सेकंड कॉल का होता है 25 रुपए के हिसाब से। इधर ध्यान दो तो समझ में आएगा। फर्स्ट कॉल का 300 शेयर का पैसा, सेकंड कॉल का 300 शेयर का पैसा, 25 और ये 25, कितना हुआ? 9000। और ये कितना हुआ? 7500। ये आपको कहाँ मिल गया? अलॉटमेंट में उसने दे दिया, यानी आपको पेमेंट पहले मिल गई। ठीक है ना? फर्स्ट कॉल का पैसा, सेकंड कॉल का पैसा आपको काहे के साथ मिल गया? अलॉटमेंट के साथ। फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा किससे मिला? विद अलॉटमेंट। ध्यान से समझना, आगे पढ़ो क्या लिखा है। ये अपन ने क्या किया? पैसे को ऊपर ले गए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन। According to the article of association, 6% interest is payable on call in advance. कितना इंटरेस्ट देना है? यहाँ लिख दिया इंटरेस्ट 6%। ठीक है, अगली लाइन पढ़ो। The interest was paid on 30 September 2016। ये कब दिया जाएगा? सितंबर 2017। नेक्स्ट लाइन, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी वाज पेबल ऑन 1 जनवरी। एप्लीकेशन की डेट क्या लिखी है? अलॉटमेंट की 1 जनवरी। नेक्स्ट लाइन, फर्स्ट कॉल ऑन जुलाई 1। ये कब किया गया? 1 जुलाई को। अगली लाइन, एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन 30 सितंबर। ये कब हुआ? अब इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। डेट डल गई, जब आप एंट्री करोगे तो ये पहली दो एंट्री की डेट क्या होगी? 1 जनवरी। ये दोनों एंट्री की डेट क्या होगी? 5 जनवरी। इन दोनों एंट्री की डेट 1 जुलाई और इसकी डेट 30 सितंबर। ध्यान से समझ, इतना क्लियर है? अगली लाइन क्या लिखी है? ऑल द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड पास द जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ कंपनी। खत्म। अब ध्यान दो, 3000 शेयर का 20 रुपए के हिसाब से कितना होता है? 60,000। तुमको यहाँ 60,000 मिल गया। अब यहाँ पे तुमको 25 के हिसाब से कितना होगा? 75,000। फर्स्ट कॉल 30 रुपए के हिसाब से 90,000 और यहाँ पे 25 रुपए के हिसाब से। यही बात अब ध्यान से समझना, यहीं पे पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा कभी समझो तो। अब यहाँ हुआ क्या है? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा, इधर ध्यान दो, बात की बात कर लेना। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल का पैसा कहाँ चला गया? अलॉटमेंट। ठीक है, अगर आप मुझे एडवांस दोगे तो मेरे पास अकाउंट में पैसा जिस दिन आप दे रहे हो उस दिन प्लस हो रहा है कि माइनस? प्लस हो रहा है। यानी कितना प्लस हो गया? एक तरफ 9000 और दूसरा, अब इसको कहा जाएगा कॉल इन
एडवांस। ध्यान से समझना, आप क्या बोल के मुझे पैसे दोगे? सर ये एडवांस, ये बोल के आप देंगे। मान लो आपने जनवरी में मुझे दे दिया, कब? जुलाई तक का और सितंबर तक का पैसा आपने मुझे पहले से दे दिया, दैट इज कॉल्ड कॉल इन एडवांस। अब जब मैं आपसे फर्स्ट जुलाई के महीने में बोलूंगा फीस जमा करो, सबसे बोला मैंने जुलाई में की फीस दो, 90,000 मुझे टोटल फीस चाहिए, ये व्यक्ति क्या बोलेगा? मैं मेरा 9,000 आपके पास जमा है, यानी यहाँ पे मुझे 9,000 मिलने वाला नहीं है, मुझे मिलेगा कितना? आप मुझे क्या बोल के मना करोगे? हमने आपको एडवांस दे दिया, यही बोलेंगे। तो यहाँ जो वर्ड वही आएगा, कॉल इन। ध्यान से समझना। अब यहाँ सब सेकंड कॉल में मैंने सितंबर में पैसा मांगा 75,000, अगेन ये बंदा मेरे से क्या बोलेगा? मेरा 7,500 आपके पास एडवांस में है, मुझे कितना मिलेगा? 67,500। यस या नो? सिंपल सा है, आपने ये पैसे उसको पहले दे दी। अभी वही तो मैं समझा रहा हूँ कि अगर मुझे आप अगले महीने की फीस या उसके अगले महीने की फीस अभी दोगे तो मेरे पास वो पैसा प्लस होगा कि माइनस? प्लस कर दिया अपन। अब जब आप एक दे चुके हो और जब वो महीना आएगा और मैं आपसे फीस मांगूंगा तो आप क्या करोगे? माइनस कर दोगे एडवांस, या माइनस कर दो। अब दोनों कंडीशन में आप बोल क्या रहे हो? पहले बोल रहे थे एडवांस ले लीजिए, और जब मांगना चालू किया उस महीने तो आपने बोला मैं एडवांस दे चुका। दोनों का नाम सेम होगा, ठीक है। अब एंट्री का तरीका वही है, प्लस वाला कहाँ लिखते हैं और माइनस वाला कहाँ लिखते हैं? एंट्री नंबर 1, 2, 3, 4। अब यहाँ कितना पैसा मिलेगा? प्लस करो, ये हो गया 5, ये हो जाएगा 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8। ये क्रिया बन जाएगी। माइनस वाला नाम आपको क्लियर है? माइनस वाला कहाँ लिखना है? भाई इसकी आप एक साथ सिंगल अमाउंट एंट्री करना, इन दोनों का अमाउंट प्लस करके एंट्री करना। बैंक अकाउंट दिया, शेयर अलॉटमेंट टू कॉल इन एडवांस, और इन दोनों अमाउंट को प्लस करके लिख देना। माइनस कॉल इन एडवांस के नाम से जाएगा। अभी क्या बोला? प्लस करने वाले को कहाँ लिख? वैसे ही करना है जैसे आप प्रीमियम क्या करते थे, प्लस होता था, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस होता था तो कहाँ लिखते थे? ये प्लस हो रहा है तो कहाँ लिखेंगे? एंट्री वो 8 एंट्री की 8 एंट्री ही है, एंट्रियां वही है, इसमें कितनी होनी है? 8 एंट्रियां होनी है। प्लस वाला नाम डीआर में लिख दो, सीआर में, और माइनस वाला डीआर। आप ध्यान दो, मुझे सिंपल एंट्री बताओ पहले की क्या होगी? अलॉटमेंट। अब ये क्या हो रहा है? क्या है ये? वो क्या प्लस? प्लस वाला नाम कहाँ लिखोगे? तो टू कॉल इन एडवांस। वो तो पहले लिख चुकी है तो मैं अलॉटमेंट वो अमाउंट में कंफ्यूज हो रही है। तुमने एंट्री क्या बताई मुझे? बैंक अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला गया? कॉल इन। अब बताओ मुझे एडवांस की वैल्यू कितनी है? प्लस करके बताओ। 16,500, ठीक। अब क्या बोला गया? इसके अलावा कोई अमाउंट नहीं आना चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या पैसा लिख दूं? इन दोनों का टोटल यहाँ मैच कर। मैं यहाँ क्या लिखूंगा? 75,000 और यहाँ 91,000। अब बोलो कहाँ से वैल्यू नहीं मिल रही? बात समझ में आई? डीआर में चला जाएगा। ये याद रखो, जो प्लस माइनस करने के बाद नीचे पैसा इधर बचता है, दैट इज योर बैंक वैल्यू। सिंपल सी बात है, ये जो पैसा आ रहा है ये बैंक वैल्यू। अब मेरी बात ध्यान से समझना, इसके लिए क्या करें? जो इंटरेस्ट निकालना है, ध्यान से देखो। फर्स्ट कॉल
कितना एडवांस है? 9,000। यस, आप याद करो फर्स्ट कॉल में कितने महीने का गैप आ रहा है? एडवांस यहाँ मिला और ये डेट है। डेट जोड़ो, जनवरी से जुलाई 6 मंथ। जुलाई क्यों नहीं होगा? तो 1 जुलाई। पहले कितने परसेंट बोला है? 6% बोला और 6/12 ये कट कर दिया, ये आ गया 2, ये 2 0 कट कर दिए, इसको कट कर दिया, ये आ गया 3। 270 इज द इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट कॉल। सेकंड कॉल में भी तो एडवांस था, कितना था? कितने परसेंट देना है? अगेन काउंट द मंथ। जो यहाँ तक जोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ एडवांस मिला है। और कब का पैसा था? यहाँ का। जोड़ो पूरा, कितना हुआ? 9 मंथ आ रहा है। जनवरी से 30 सितंबर, ये 30 सितंबर, तो सितंबर इंक्लूड होगा, तो कितना हुआ? 9/12। कट करो, 2 0 कट गए, 6 1 जा 6, 6 2 जा, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर काटना। कितना आया? 675 आया। अरे इंटू करने 675 आया होगा। इंटू गलत है। कितना डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? 2 से। टोटल क्या हो गया इसका? 0.0 कर दो, 0.50 7 0। आंसर चेक करो, इंटरेस्ट कितना लिखा होगा? 6075। डिवाइड तो 608 लिखा होगा, उसमें क्या लिखा है? 608 लिखा होगा, ठीक है ना? आप ध्यान देना, इसकी एंट्री मैं आपको बता दे रहा हूँ। इंटरेस्ट की एंट्री नंबर 9 और एंट्री नंबर 10। इंटरेस्ट की एंट्री अलग होगी, ठीक है ना? तो ध्यान देना एंट्री क्या होगी। ध्यान दो, या तो आप देखो इस एंट्री में हो क्या, इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है एज अ कंपनी, आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, वो खर्च। एक्सपेंस को डेबिट में लिखते हैं। सबसे पहले उस एक्सपेंस को होल्डर के अकाउंट में डालेंगे, जो शेयर होल्डर है उसके खाते में इंक्लूड करेंगे, और फिर उस बंदे को बुला के उसको पेमेंट करेंगे। तो आपने पहले उसके अकाउंट में क्रेडिट किया और फिर उसको बुलाया और पेमेंट किया। बुला के पेमेंट करने का मतलब है, पहले तो क्या होता है, सीधा रूल ये है कि फॉर एग्जांपल देता हूँ, मान लो तुमको कहीं जॉब मिली, अगर जॉब में तुमको कैश में पेमेंट मिल रही है तो इसका मतलब है कि आपको रजिस्टर्ड जॉब नहीं है, परमानेंट या रेगुलर जॉब नहीं है, क्योंकि वो कहीं रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा है। तो जब चाहे आपको उठा के बाहर कर देगा, आप बोल भी नहीं सकते कि मैं 6 महीने से हूँ या 1 साल से हूँ, 10 साल से। ठीक। दूसरा फंडा क्या होता है कि अब पैसा आपके अकाउंट में आए, सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आए। तो जब बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो क्या होता है, अब अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री मत करना, स्कूल के या जहां से जॉब कर रहे हो उस ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री करो। तो ऑफिस क्या एंट्री करेगा, सैलरी अकाउंट दिया टू X पर्सन,
सैलरी इज अ एक्सपेंस, सैलरी इज अ एक्सपेंस और पर्सन इज अ रिसीवर। तो आपका वहां पे उसके अकाउंट में पैसा क्या हो रहा है? क्रेडिट। पहले उस जैसे आप एक चीज बताओ सिंपल, आपके अकाउंट में पैसा आता है तो क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। आपका नाम क्रेडिट होता है। अब उसके बाद आप उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना? अब वो उसके अकाउंट को हम बुलाएंगे या उसको बोलेंगे कि भैया आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिए। बुलाएंगे वर्ड में समझाने का तरीका। आप ये समझ लो सीधा सीधा कि पहले सामने वाले के अकाउंट में नाम, अकाउंट के नाम से लिखा इसके अकाउंट में इतना पैसा डालना है और फिर उसके अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना। या अगर आपसे ये दोनों एंट्री नहीं बनती है तो सिंपल एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट या टू बैंक, रेंट अकाउंट या टू बैंक, सैलरी अकाउंट या टू बैंक, सैलरी अकाउंट, कमीशन अकाउंट या टू बैंक। यहाँ क्या दे रहे हो? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन इन फॉरेन एडवांस अकाउंट लिया तो ये टोटल एक एंट्री है। ये टोटल ये सादा सा, ये कौन सा? दोनों को मिला, दोनों को कंबाइन को भी दोनों को। मैंने आपको सिखाया था सेम नेम अपोजिट साइड सेम वैल्यू हो तो कट कर देना, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सेम नाम, अगर सेम नाम अपोजिट साइड में सेम वैल्यू के साथ तो वो कट हो जाएंगे और जो बचेगा वो नाम से कॉमन एंट्री बन जाएगी। प्रैक्टिस में याद होगा। अरे यार रट्टा मार लेना ना, क्या जाने सब याद हो जाएगा। कर लेना ना यार। ये समझ में आया? ठीक है, ये चीज क्लियर है, ठीक है ना? इंटरेस्ट का ये कैलकुलेशन इंटरेस्ट यही है। या तो आपके पास ये दो एंट्री आपसे बननी चाहिए या एक ये सिंगल एंट्री। बोथ आर राइट, आप दोनों में कोई भी कर सकते हैं, ठीक है? फोटो खींच के डालो उसको। Then we move to the next one. एक ही क्वेश्चन है इसलिए वैसे ही आ रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना, ये क्या था? कॉल इन एडवांस। अब अगला हेडिंग क्या देखिए, देखो कॉल इन एरियर। कॉल इन एरियर का मतलब होता है वो एरियर कॉल इन एरियर का मतलब होता है अभी आपको कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने पैसे एडवांस में दे दिए। अब कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो पैसा देवे ना करें, नाम बताइए। जो पैसे नहीं दे रहा है उस मनी को बोलते हैं कॉल इन एरियर। जैसे इस क्वेश्चन में था ना, एक बंदा है जिसके पास 300 शेयर है, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा पहले दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। अब समझ में आ रहा है कि टेबल को क्यों मैं शुरू से करवा रहा हूँ? टेबल की इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि अब यहाँ से आपको सारा काम टेबल से ही होगा, वैल्यू नहीं मिलेगी। चलो ध्यान दो इधर, बातें नहीं। कंपनी इशू 500 इक्विटी शेयर, ध्यान देना 500 शेयर हैं ऑफ 100 ईच। शेयर की वैल्यू 100 रुपए। एप्लीकेशन 30। अलॉटमेंट 30। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, टोटल वैल्यू 100 रुपए। All the money was applied and allotted. All the money was received except in the case of a shareholder of 10 shares failed to pay the full call. क्या लिखा है? बातें नहीं। एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, पहली 2 कॉल के पैसे नहीं दिए। उसके शेयर कितने थे? पढ़ो ध्यान से क्वेश्चन। There is a shareholder of 10 share did not pay the 2 call. लिखा है एक शेयर होल्डर है जिसके पास 10 शेयर है, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ध्यान देना, फर्स्ट कॉल के 10 शेयर, सेकंड कॉल के 10 शेयर। फर्स्ट कॉल की वैल्यू कितनी है? 20। सेकंड कॉल की वैल्यू कितनी है? यानी 200 रुपए यहाँ नहीं मिला और 200 रुपए यहाँ नहीं मिला।
क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर आर अ शेयर होल्डर ऑफ 10 शेयर हु डिड नॉट पे द लास्ट 2 कॉल। उसने 2 कॉल का पैसा नहीं दिया, यानी फर्स्ट और सेकंड कॉल के पैसे नहीं दिए। तो फर्स्ट कॉल में 10 शेयर, सेकंड कॉल में 10 शेयर। फर्स्ट कॉल की वैल्यू 20 रुपए, सेकंड कॉल की वैल्यू 20 रुपए। 200 रुपए आपको नहीं मिले और बाकी पैसा मिल गया। तो मल्टीप्लाई करो 500 मल्टीप्लाई बाय 30, मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई बाय 20। सेकंड कॉल ध्यान देना, यहाँ 15,000 चाहिए था, यहाँ 15,000 चाहिए था, यहाँ तुमको 10,000 चाहिए था और यहाँ तुमको करेक्ट। अब ध्यान दो, फर्स्ट कॉल में कितना नहीं मिला, यानी मिला कितना 2,800। सेकंड कॉल में कितना नहीं मिला 200, मिला कितना 9,800। जो नहीं मिला उसको क्या बोलेंगे? कॉल इन एरियर। एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 7 माइनस हो रहा है तो कहाँ? अरे जब कोई पैसे नहीं दिया तो ब्याज काटे। माइनस होगा तो कहाँ लिखेंगे? नाम क्या होगा उसका? कॉल इन। ठीक है, स्क्रीन टेप कर देंगे। पिक्चर देखे तो थक गया ना? लगाओ भी। पेपर खत्म हो गए हैं। चलो घर से करके आएंगे ना, पेपर खत्म हो गए हैं ना। चलो घर से करके आना, स्पीड पकड़ो। सर कर रहे हैं तो बोले घर से करना। ऐसा 2 मिनट रुकिए ना, वाली एंट्री करते हैं। हाँ, आज भी 10 क्वेश्चन खत्म हो गए। चलो जल्दी। हां सर मेरी वाली एंट्री ये लगा अरे इससे मैं एक एंट्री करके दिखा दूंगा कि नीचे वाले से सेम है। कौन सी 6 वाली? क्वेश्चन नंबर 28। A limited 5,000 equity share of 100 each. 5,000 share of 100 each. एप्लीकेशन कितना है? अलॉटमेंट कितना है? फर्स्ट कॉल कितना है? एप्लीकेशन 20। हाँ, फर्स्ट कॉल 25, सेकंड कॉल टोटल 100 हो गया। 30 50 2500। ध्यान से देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है और इसको पूरा पूछ लिया है। मिस्टर आर हु हैड 200 equity share did not pay first and second call। मिस्टर आर है, उसने कितने शेयर ले रखे हैं 200 और उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया। ध्यान देना, फर्स्ट कॉल के बगल में हम लिखेंगे 200 शेयर और ये 200 शेयर। कितना रुपए चाहिए था? 25 रुपए, यानी कितना होता है 5,000। ये 5,000 हमको नहीं मिला। आगे बढ़ो, क्या लिखा है नेक्स्ट? मिस्टर एक्स हु हैड 100 शेयर डिड नॉट पे द सेकंड कॉल। एक दूसरा बंदा है जिसके पास 100 शेयर है, उसने सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 100 शेयर का 25 के हिसाब से 2500 ये नहीं मिला। तो सेकंड कॉल में टोटल कितना नहीं मिला 7500। 5,000 इसका और 2500 इसका। डन। अगली लाइन क्या लिखी है? क्या लिखा बोलो ना, क्या लिखा है ये बताओ मुझे। समझ में नहीं आ रहा बोलने से नहीं होता। क्या लिखा है मुझे वो पढ़ के बताओ। मिस्टर आर हु हैव 200 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। आर के पास 200 शेयर है, उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दिया। तो आप फर्स्ट कॉल के पास गए,
200 लिखा, 200 लिखा सेकंड कॉल में, 200 और क्या क्या लिखा है, 200 शेयर तुम्हारे पास है और तुमने 200 शेयर के पैसे नहीं दिए, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली। फिर मिस्टर एक्स जिसके पास 100 शेयर है, उसने कौन सा पैसा नहीं दिया, सेकंड कॉल में लिख दो 100 शेयर का पैसा नहीं मिले। अब टोटल कर दो, फाइनल वैल्यू निकालो। अब क्या आएगी वैल्यू, 5 2 जा 10, 1 लाख रुपए, 5 3 जा 15, 1.5 लाख रुपए, 5 मल्टीप्लाई 25 से करो 125। ये पैसा तुमको चाहिए, मिला कितना, 1 लाख ये पूरा मिल गया, 1.5 लाख ये पूरा मिल गया। जब इसमें 1,25,000 मांगने गए तो 5,000 रुपए माइनस होके 1,20,000 मिला, यानी दिस इज कॉल इन एरिया। यहाँ तुमको चाहिए था 125, यहाँ कितना 7500 क्या हो गया, कॉल इन एरिया मीन्स पैसा नहीं मिला, एडवांस मीन्स पहले मिल गया, दो ही चीज हो सकती है। और जो अभी तक लगाते आया उसमें क्या था, ऑन टाइम मिला, इजी कंडीशन हो सकती है। जब कुछ भी ऐसा पंगा ना हो, सीधा सीधा पैसा मिल जाए तो क्या मतलब है, सीधा सीधा कि भैया फुल वैल्यू मिल गई। सेकंड कंडीशन क्या थी, एडवांस मिल गया। थर्ड कंडीशन क्या है, नहीं मिला। यहाँ कितना आएगा, 1,17,000। एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 बन जाएंगी। चलिए मूव टू द 29। चलिए 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, While Intel issued 3,000 equity share of 10 each at 2 rupees premium, 10 का शेयर है, 2 रुपए के हिसाब से कितने शेयर इशू कर रहा है, इशू कर रहा है कितने, 3,000। The application they received for 5,000 share, एप्लीकेशन कितनी आ गई, तो एक्स्ट्रा कितनी हुई, 2,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है, करेक्ट। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई एप्लीकेशन लिख देंगे, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। आगे बढ़ो क्वेश्चन। हाफ ऑफ द अबव सब्सक्राइब्ड एप्लीकेशन वेयर रिफ्यूज, ओवर सब्सक्राइब। आधी ओवर सब्सक्राइब को तुमने क्या कर दिया, रिफ्यूज, यानी उनका पैसा। ओवर सब्सक्राइब का मतलब क्या है, जितना ज्यादा एप्लीकेशन आई, कितनी ज्यादा एप्लीकेशन आई, हाफ इसका, हाफ मतलब 1,000 तुमने क्या कर दिया, जो भी अमाउंट होगा उसको पैसे को रिटर्न कर दिया। क्या लिखा, पढ़ो सेंटेंस। रिफ्यूज मतलब मना कर देना, मना कर दिया तो उसका मतलब उनका पैसा वापस करो। किसका, जिसका पैसा एडवांस है भाई, किसका किसका पैसा वापस करोगे, जिसको शेयर नहीं दे रहे। एडवांस किसका, सॉरी एडवांस, आपके पास शेयर कितने, 3,000, एप्लीकेशन कितने लोगों ने दी, एक्स्ट्रा कितने, 2,000 का आधा बोल रहा है पैसा रिफ्यूज करो, आधा मतलब 1,000 शेयर का पैसा रिफ्यूज करो, और बचे हुए 1,000 के पैसे को क्या करना है वो लिखा होगा। क्या लिखा है, पढ़ो। एक्सेस मनी रेस्ट ऑफ एप्लीकेशन हियर एडजस्टेड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन, यानी इसका जो पैसा वो कहाँ एडजस्ट कर देना है, अलॉटमेंट में। अगली लाइन पढ़ो। वन शेयर होल्डर नेम्ड मोहन who had 500 shares did not pay the 2 call, लो ये भी आ गया, 2 कॉल का पैसा, कितने शेयर का, 500 शेयर का ये नहीं मिला, और 500 शेयर का ये, बल्ले बड़ी बात क्या नहीं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर है, उसने 2 कॉल के पैसे नहीं दिए, जो यहाँ हुआ 2 कॉल के पैसे नहीं मिले। अब वैल्यू अब दे रहा है, कितनी दे रहा है, एप्लीकेशन कितना है, अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 3 + 2 हो जाएगा,
फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल 2, फर्स्ट कॉल 2, सेकंड कॉल 2, डन। मल्टीप्लाई करो, चलो ध्यान से। 3000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 9000 चाहिए था। ध्यान देना, अब यहाँ पे शेयर कितने हैं? 5000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से तुमको पैसा कितना मिला? 15000 मिला। सीधा सीधा समझ में आ रहा है? 6000 एक्स्ट्रा मिला है। अब 6000 में से 3 रुपए के हिसाब से तुमने 3000 क्या कर दिया वापस, और 3 रुपए के हिसाब से 3000 क्या कर दिया? फिर से समझो, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसा कितना आया? 6000। कैसे निकलेगा? मल्टीप्लाई 3 करोगे तो 6000 आ जाएगा। आपकी ना 9000 चाहिए, तुमको पैसे चाहिए 9000, तुम्हें पैसे कितने मिले? तो एक्स्ट्रा कितना मिला? तुम्हें पैसे चाहिए 9000, मिल रहे हैं 15000, तो एक्स्ट्रा कितना मिला? तो अभी नहीं सुन रही, फिर बोलेगी समझ में नहीं आया। 9000 चाहिए था, मिला 15, 6000 एक्स्ट्रा है। क्या बोल रहा है? 3000 वापस कर दो, 3000 एडजस्ट करो। बोला ना हाफ रिटर्न हाफ एडजस्ट। हाफ रिटर्न यानी 3000 हमको वापस करना है, 3000 हमको एडजस्ट करना है। अब अलॉटमेंट में कितना चाहिए? 3000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से क्या होगा? 9000, और 2 रुपए के हिसाब से 6000। टोटल कितना चाहिए? 15। ये किस चीज का पैसा है? सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ध्यान देना, 15000 में तुमको कितना नहीं मिलेगा? 15000 में कितना नहीं मिला? जो ये एडजस्ट करना है माइनस होता ना, ये कहाँ से आ रहा है? नहीं, अगर याद किया तो तुम्हारा याद कर लेना। समझ आप क्यों लोचा हो रहा है? क्योंकि इसमें 3 चीजें ब्लेंड हुई है एक साथ। इसमें कॉल इन एंड वो आ गया तुम्हारा, सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन जब होता था यानी ज्यादा एप्लीकेशन आती थी तो आप 2 काम करते, पैसा वापस या पैसा एडजस्ट। अब इसमें दोनों दे दिया एक साथ, पैसा आधा रिटर्न हुआ, आधा एडजस्ट हुआ। जब एडजस्ट हुआ तो क्या करेंगे? कहाँ से आ रहा है 3000? एप्लीकेशन से आ रहा है ना, माइनस होगा। आपको पैसा कितना मिलेगा? अब तुमने जब फर्स्ट कॉल मांगी 3000 शेयर की, ध्यान देना 2 रुपए के बाद तुमने मांगा 6000। एक बंदा है जिसके पास 500 शेयर है, वो बंदा 1000 रुपए क्या करेगा? नहीं दे रहा है। अब ये क्या है जो पैसा नहीं मिल रहा? जब पैसा नहीं मिलता तो क्या बोलते? हाँ एरिया और एरिया हाँ, तो तुमको 5000 मिलेगा। इट इज कॉल्ड कॉल इन एरिया। अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ? कॉल इन एडवांस हुआ, सॉरी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। ओवर सब्सक्रिप्शन की दोनों कंडीशन लग गई, रिटर्न भी और एडजस्ट भी, और साथ में कॉल इन एरिया हो। एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 ठंडे लग रही, सब बंद कर दिया। कूलर मेरे को बहुत ठंडी लगती है, मैं ठंडी में ना सारी एंट्री करते हैं। वाह, क्या हो गई? क्या सो रही है। पहली 2 एंट्री बन जाएंगी, तीसरी एंट्री रिटर्न की क्या होगी? पहली एंट्री का अपोजिट। थर्ड एंट्री सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ लिखोगे?
CR में, करेक्ट। इस एंट्री में शेयर एप्लीकेशन माइनस हो रहा है, कहाँ जाएगा? ये नॉर्मल है दोनों, कॉलिंग एरिया दिया। चलो फोटो खींचो। सर आज ही पेपर खत्म हुए हैं। बस गए थे और 15 मिनट पढ़े हैं, 15 मिनट पढ़े 15 पास करे। लाइन से जान देते नेपाल में वेज मोमोज मिलते हैं कि नॉन वेज मोमोज मिलते हैं? क्या क्या मिलते हैं? लाइन से जान देते नेपाल में वेज मोमोज मिलते हैं कि नॉन वेज? नहीं नेपाल की, नेपाल घूमने गई थी। हाँ घूमने आई है अभी नहीं। और कहाँ रामेश्वरम घूमकर आई थी। कहाँ साउथ से ये हम तो आगे ट्राई करते हैं। बहुत सारे ये लोग क्या करें? कुछ नहीं बाकी अभी मैंने आपको बताया था, अकाउंट के सारे ध्यान से सुनो, मैंने आपको अभी क्या क्या बता दिया। बाद में बात कर। पहले आपने पढ़ लिया नॉर्मल एंट्री, जो कि आपने 8 एंट्रियां पढ़ी, करेक्ट। इसके बाद आपने पढ़ लिया, इस नॉर्मल एंट्री को बोलते हैं एट पार, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ लिया एट प्रीमियम, ठीक है ना, एट प्रीमियम की एंट्री पढ़ी। इसके बाद आपने पढ़ा लमसम, ये पढ़ा या और मनी और एप्लीकेशन, पूरा पैसा एप्लीकेशन में मिल गया। तो आप क्या लिखते थे? एप्लीकेशन है अलॉटमेंट, डन। इसके बाद आपको क्या पढ़ा आपने? ओवर सब्सक्रिप्शन है अंडर सब्सक्रिप्शन। फिर अपन ने क्या पढ़ा? कॉल इन एडवांस और फिर कॉल इन। ध्यान से समझना, इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो अपन को मिले हैं वो ये वाले मिले हैं, और ये 2 पार्ट जो है वो अभी तक एग्जाम में ज्यादा बार आए हैं। क्वेश्चन मिले पर अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन जनरली आता नहीं। अभी कुछ नहीं कहा। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। अदर देन कैश, चलाना हुआ थोड़ी। अदर देन कैश सेंटेंस का मतलब पहले समझो, ध्यान देना। इसमें क्या होगा, कंपनी अभी तक क्या कर रही थी? पैसे कलेक्ट कर रही थी बाय इशूइंग द शेयर। जब शेयर इशू करके पैसे कलेक्ट करोगे तो उस पैसे को क्या करोगे? आप इन्वेस्ट करोगे, यानी आप जमीन खरीदोगे, प्लांट लगाओगे, मशीनरी लगाओगे, एसेसरीज लगाओगे, ताकि आप प्रोडक्शन कर सको और उसके बाद प्रोडक्ट सेल कर सको या प्रॉफिट कमा सको। कई बार कंपनियां क्या करती हैं कि हम शेयर इशू करके पैसा लेने से बेहतर है, क्योंकि देखो हम शेयर इशू करेंगे, पैसा कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम कोई एसेट्स खरीदेंगे। एक तो एसेट्स में हमको डिस्काउंट मिलने की संभावना कम है, पहली बात। शेयर होल्डर को तो हमको प्रॉफिट देना ही है, तो हम क्या करें? हमको इससे मशीन खरीदनी है, मान लो 2 करोड़ की, तो हम इसको क्या बोल दें? यार 2 करोड़ की तुम मशीन हमको देने वाले हो, मैं तुमको 2 करोड़ दूंगा, यानी मैं शेयर बेचूंगा, 2 करोड़ आएगा, फिर मैं तुमको दूंगा। जैसे बोल रहा हूँ, मेरे को मान लो 2 करोड़ का प्लांट लगाना है, ठीक, जमीन खरीदनी है, प्लांट लगाना है, बाकी काम करने में मेरे को 10 करोड़ रुपए चाहिए। मैंने शेयर इशू किए, 10 करोड़ रुपए इकट्ठे किए, उसमें से 2 करोड़ इसको दिया और उससे मैंने क्या लिया? मशीन। इससे बेटर है कि जो मैं ये पैसा खर्च कर रहा हूँ शेयर इशू करने की प्रोसेस में, क्योंकि एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तब लोग मेरी कंपनी को जानेंगे और मुझे पैसे देंगे। मैंने इससे डायरेक्ट क्या बोला? आप मेरी कंपनी, मेरे को मशीन दो और मैं आपको 2 करोड़ के शेयर दे देता हूँ। ध्यान से समझना, तो मेरा शेयर इशू करने का खर्चा बच गया। जो प्रॉफिट कंपनी के चलने के बाद मेरे को किसको देना पड़ता? शेयर होल्डर को, यानी मार्केट से जहां से मैं पैसा लेता।
अब वो प्रॉफिट इसको मिलेगा। इसको क्या एडवांटेज मिला? मशीन के पैसे तो मिल गए, किस फॉर्म में मिले? शेयर के फॉर्म में। और फ्यूचर में क्या होगा? कंपनी जब ग्रो करेगी तो जो प्रॉफिट होगा या जो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी उसको अलग प्रॉफिट मिलेगा। बात समझ में आ रही है? वैसे क्या होता, मैं शेयर बेचता, 2 करोड़ लेता, उसको 2 करोड़ देता और मशीन ले लेता, क्या उसको फ्यूचर में और कोई प्रॉफिट होता मेरे से? नहीं। लेकिन अगर मैंने उसको पैसे की जगह शेयर दे दी तो एडवांटेज उसको क्या हुआ? इन फ्यूचर कंपनी जब ग्रो करेगी तो उस शेयर की वैल्यू जब ग्रो होगी तो उसको एडिशनल प्रॉफिट भी होगा अदर देन मशीन। अब मान लो उसको पैसे की जरूरत है तो वो क्या कर सकता है? मेरे शेयर को मार्केट में बेच के अपना पैसा खाली कर दो। इसका एक और एग्जांपल देता हूँ जो आपको क्लियर समझ में आएगा। अगर रेलवे कहीं से नया ट्रैक निकाल रही है पटरियां बिछाने के लिए, या गवर्नमेंट रोड बना रही है, तो जब गांव से रोड निकलती है किसानों की जमीन आती है उसमें, खेतों के बीच से जा रही है। जब रोड अपन को रोड दिखती है, अगल बगल खेत दिखते हैं ना, एक्चुअल में वो पूरा खेत था, बीच से रोड बनी है। रोड के अगल बगल खेत ना हो बने, ठीक है ना? अब ध्यान समझना, अब गवर्नमेंट को रोड बनानी है, जमीन चाहिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या करती है? सामने वाले से रोड के जमीन के पैसे, सामने वाले से जमीन लेगी, उसको पैसे देगी। साथ में कई बार ऑप्शन ये होता है, अभी जैसे रेलवे है, अगर रेलवे जमीन ले रहा होता है ना तो आपको पैसे भी देता है और घर के किसी एक मेंबर को जॉब भी देता है। तो हम बोलेंगे हमारे घर से निकालो। बात समझ में आ रही है? ऐसी कंडीशन में क्या हुआ? सामने वाले को जमीन की प्राइस तो मिली, साथ में घर में एक परमानेंट मेंबर को जॉब मिली। ठीक, सेम चीज कंपनी के साथ है। कई बार कंपनी क्या करती है, जब नई जगह पे प्लांट लगाना है, ठीक, अब जहां प्लांट लगा रहे हैं वो मान लो गांव में लग रहा है, इंटीरियर में, अब वहां पे जमीन तो गवर्नमेंट उसके पास तो है नहीं, तो इंडस्ट्री वाला है, वो क्या करेगा? किसान से जमीन लेगा। तो किसान बोलता भैया जमीन तो हम तुमको दे देंगे, एक बार तुम हमको पैसा भी दे दोगे, और वो पैसा कुछ दिन बाद खत्म तो होगा, 10 साल 20 साल 25 साल बाद तो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जो जमीन है वो तो हमारी रही नहीं, हमको एक ही काम आता है खेती करना, और जमीन चली गई। तो फैक्ट्री क्या बोलती है उसको? आप हमको जमीन दे दो, हमसे पैसे ले लो, साथ में आपकी फैमिली में जिसकी हम जमीन लेंगे उन सबको फैक्ट्री में जॉब दो। तो क्या हुआ? सामने वाले का जो पैसा आया उस पैसे को वो कहीं सेव रख सकता है, और जो उसको जॉब मिली उस जॉब से अपना खर्चा चला सकता है, और कंपनी को क्या मिल रही? जमीन, जहां वो अपना प्रोडक्शन। इस कंडीशन में क्या हो रहा है? कंपनी को अपने शेयर बेचकर पैसा लेकर पैसा नहीं देना पड़ रहा। कंपनी क्या कह रही है? आप मेरे शेयर ले लो, आप इसमें हिस्सेदारी ले लो। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, एक कंपनी का तुम लोगों ने नाम सुना होगा, L&T, लार्सन एंड टर्बो। L&T बहुत बड़ी कंपनी है, टाटा के इक्विवेलेंट मानी जाती है, ठीक है ना? इसके ज्यादा टायर्स आते हैं इस तरह, आपने जो ज्यादातर समझ L&T, लार्सन एंड टर्बो। अब ये ध्यान से समझना, इस कंपनी की जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1903 के आसपास हुई, ठीक है? इतनी पुरानी कंपनी है। ये दोनों फॉरेनर थे, इंडिया आए, हाँ अच्छी बताओ। एक नाम सुना है ना, F.W. टेलर? कौन था वो? जो पीछे जो नाम जुड़ा है टेलर, वो उसका मतलब टेलर वाला ही टेलर है, वहाँ की कास्ट है, वहाँ की कास्ट। अब मेरी बात करो, उस पॉइंट को किनारे करो, दो सब पार्ट। अब ध्यान दो इसके साथ क्या होगा। जब कंपनी जब ये दोनों इंडिया में थे, यहाँ जॉब कर रहे थे, सब इनकी कंट्री में क्या हुआ?
जिस कंट्री से ये लोग थे, वर्ल्ड वॉर में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, ये अपनी कंट्री नहीं जा पाए, तो इन्होंने यहीं रहने का डिसीजन लिया और यहीं पे इन्होंने बिजनेस चालू किया 1990 के आसपास, 1990 के आसपास। इनकी कंपनी इतनी बड़ी कंपनी बन गई कि टाटा और बिरला को टाटा बिरला रिलायंस को टक्कर देने लगी। तब बात समझना ध्यान से क्या हुआ। रिलायंस ने सोचा कि मैं इस कंपनी को मतलब बैक ऑफ द स्टेज पीछे रह करके कंट्रोल करूं। कैसे? शेयर कहाँ है मार्केट में, मैं अपने पर्सन लगा दूं जो इस कंपनी के शेयर को मार्केट से खरीद और मुझे दे दे। तो जिस दिन मेरे पास इस कंपनी के 51% शेयर हो जाएंगे तो मैं कंपनी को एक्वायर कर लूंगा। तब क्या हुआ, इनको ये समझ में आने लगा कि एक तरफा शेयर कहाँ जा रहे हैं। इन लोगों ने एक चीज दिमाग लगाया, इन लोगों ने बोला कि जो उनके एम्प्लॉयज हैं उनको, अपने एम्प्लॉयज को बोला कि आपको जो मार्केट में शेयर है ना, हम आपको आपकी सैलरी तो दे रहे हैं, हम सैलरी में से कुछ हिस्सा कट कर लेंगे और उसके बदले में जो मार्केट में हमारे शेयर है वो हम आपको दे देंगे। यानी आप कंपनी के बन जाओगे पार्टनर। एक नॉर्मल एम्प्लॉय, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरे को सैलरी मिल रही है मान लो, अब मान लो मैनेजमेंट ये बोल दे जितने एम्प्लॉयज सब कि आपकी जो सैलरी है वो ठीक है, उसमें से हम आपका 2000 रुपये महीना कट कर लेंगे। जिस दिन ये 2 लाख रुपए हो जाएगा या जिस दिन ये 5 लाख रुपए हो जाएगा, आपको पूरे कॉलेज के प्रॉफिट का 0.1% मिलेगा। लगा रहा है इतना, 10 करोड़ का 0.1% निकालो तो साल में प्रॉफिट होता है, सैलरी से दुगना फंसेगा। यहाँ क्या हुआ, अब इससे क्या मत पता चलता है कि कंपनीज क्या करती हैं, अपने शेयर्स को कई बार सेल आउट ना करके उसको इस तरह से देती हैं ताकि सामने वाला हमको कोई इनडायरेक्ट प्रॉफिट प्रोवाइड करे। अब उन्होंने क्या किया, शेयर होल्डर किसको बना दिया, कंपनी के एम्प्लॉय। इसका एडवांटेज क्या हुआ, जो कि रिलायंस शेयर खरीद रहा था वो सारे शेयर में कितने धीरे धीरे हाथ साफ कर दिया इनके एम्प्लॉयज। तो जो कंपनी L&T से रिलायंस में मर्ज होने वाली थी वो मर्जर से बच गई, वो अपना चल रही है। तो उसका एरिया अलग है, रिलायंस का एरिया अलग है, काम करने का बिजनेस के एरिया अलग अलग है। तो इससे मैं ये बता रहा हूँ कि जो अदर देन कैश का मैटर है ना, हर बार कंपनी जो शेयर इशू करती है वो केवल पैसे के लिए नहीं करती, कई बार प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी करती है, कई बार किसी मतलब रिलेटिव को पार्टनर बनाने के लिए भी करती है, कंपनी का शेयर होल्डर बनाने के लिए भी करती है। कई बार जो बहुत सीनियर एम्प्लॉय हो जाता है, जैसे टाटा है, टाटा में बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो आज 3rd जनरेशन टाटा के साथ काम करते हैं। यानी वो दादाजी भी टाटा में जॉब करते थे, पिताजी भी टाटा में जॉब करके रिटायर हुआ, लड़का टाटा में जॉब करता है। टाटा जी की भी तो 3 जनरेशन निकल गई होगी, अमृत तो खा के आएगा। अभी तो रतन टाटा है, उनकी एज 90 प्लस है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, कंपनीज कई बार शेयर इशू करने के लिए सिर्फ पैसे के लिए शेयर इशू नहीं करती, किसी प्रॉपर्टी के लिए भी शेयर इशू करती। कल अपन बात करेंगे स्टॉक अदर देन कैश। टीचर देखते समय आराम कर लेती, टीचर देखते आराम नहीं की। पिक्चर देख लेंगे, पिक्चर बनाने